आवाज आ रही है ना सबको? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग टेस्ट नंबर 6, 7, 8 और 9 देख चुके हैं, है ना? तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 10। ठीक है? आप लोग सब लोग अगर है आपके पास क्वेश्चन तो देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं डिस्कशन आज का। देखिएगा, टेस्ट नंबर 10 पे पहला क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डायरेक्टली कन्वर्ट्स, देखिए, डायरेक्टली कन्वर्ट्स हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि आपका हीट को डायरेक्टली कन्वर्ट कौन करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले हम लोग ऑप्शन वाइज ही एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिएगा, चलिए, पहला ऑप्शन है फ्यूल सेल्स। पहला ऑप्शन क्या है? फ्यूल सेल्स। तो देखिए, फ्यूल, टेस्ट नंबर 10 है। देखिए, टेस्ट नंबर 10, 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करूं? अब देखिए, पहला ऑप्शन जो है वो है फ्यूल सेल्स। ठीक है, तो फ्यूल सेल्स क्या होता है पहले आप लोगों को समझना होगा। देखिए, फ्यूल सेल्स क्या होता है? फ्यूल सेल्स, तो देखिए, फ्यूल सेल्स आप लोग पढ़े होंगे डैनियल सेल, कभी 11th या 12th में, डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपका जो कॉम्पोजिशन है ना, आप कुछ केमिकल्स लेंगे। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है इसमें, हम लोग एक कैथोड रखते हैं, एक एनोड रखते हैं, है ना? कैथोड में कुछ बढ़ता जाता है, कुछ, मतलब मैं जनरल टर्म्स में क्या बता रहा हूं कि आपका जो रहेगा, दो आपका एक कैथोड टाइप और एक एनोड टाइप, दो टर्मिनल्स बनाएंगे आप, और उसमें होता है केमिकल रिएक्शन। तो एक जगह पे जहां पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिपॉजिट होता जाता है, और एक जगह जो होता है वहां पे क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब होता जाता है। तो उसी हिसाब से ना एक सेल हम लोग बना देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल। बेसिकली फ्यूल सेल करता क्या है? तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिएगा, इसमें होता क्या है कि जो भी केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेस से, है ना, आपका जो एनर्जी होगा जनरेट किया जाएगा सीधे इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग जनरेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो फ्यूल सेल्स जो है ना, इसमें भी कुछ भी हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि कुछ जनरेशन करने के लिए हम लोग को टरबाइन या शाफ्ट, ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बस एक केमिकल रिएक्शन को यूज करके हम लोग एक सेल बनाते हैं जिसमें आपका एक साइड पे एनोड और एक साइड पे कैथोड आ जाता है, और उस हिसाब से करंट जो होता है वो फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, तो ये है आपका फ्यूल सेल्स। अब इसका क्या क्या कुछ कुछ एडवांटेज है, देखिएगा। क्योंकि मैं बताया ना, इसमें कोई भी ऐसा मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं है, जैसा आपको जनरेटर्स को कनेक्ट करना होता है ना शाफ्ट से, टरबाइन, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा होती है। देखिए, एफिशिएंसी जो है ये ज्यादा है। ठीक है, और दूसरी बात, जो हम लोग का एमिशन, नॉर्मली जब हम लोग थर्मल पावर प्लांट देखते हैं या फिर अलग पावर प्लांट जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है उसको अच्छे से आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा, बहुत कॉस्टली होता है उसका हैंडलिंग। वही थर्मल पावर प्लांट में आप देखते हैं CO2 इमिशंस और अलग तरीके के इमिशंस अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो वही फ्यूल सेल्स जो होता है, इसमें एमिशंस जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करता है? जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करता है बाय केमिकल रिएक्शंस। बात समझ में आ गई? तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में है आपका हीट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो फ्यूल सेल जो है वो नहीं होगा ऑप्शन में। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं हम लोग दूसरा। देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है? स्टीम जनरेटर्स। तो सबको पता है स्टीम जनरेटर्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। देखिए, आपको पता है ना स्टीम जनरेटर्स में क्या होता है। देखिए, आप कोल या फिर कोई भी, देखिए स्टीम आपको फॉर्म करना है, आप किसी हिसाब से भी फॉर्म करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक भी कोई भी फ्यूल जो हो, जो आपका कोल हुआ या कोई भी एक फ्यूल है, इसको आप क्या करते हैं? बर्न करते हैं।
इसको बर्न करने के बाद जो आपका वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? स्टीम में। और इसी स्टीम को आप नोजल के थ्रू, और भी बहुत सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट होते हैं, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट किसको करते हैं? देखिए टरबाइन है ना। अब टरबाइन जो है ये कनेक्टेड होता है शाफ्ट ऑफ जेनरेटर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपका जो भी स्टीम बना है वो टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन जो है आपका वो शाफ्ट, जेनरेटर का जो शाफ्ट है उससे कनेक्टेड है, कपल्ड किया हुआ है। तो अब आपका करंट जो है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, वोल्टेज यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हीट जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्यूल से, उसको हम लोग मैकेनिकल रोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसकी एफिशिएंसी जो होती है ना, ऐसे जो भी सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी इसीलिए कम हो जाती है क्योंकि यहाँ सब जगह पे, हर पॉइंट पे, ठीक है, बॉयलर पे आप बर्न कर रहे हैं, उसके बाद आगे लेकर के जा रहे हैं, तो हर प्रोसेस में आपको कोई भी मशीन जो है उसका उसमें लॉसेस होंगे, ठीक है, और एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी जो होगी प्रोडक्शन की वो घट जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये है सेकंड स्टीम जनरेटर। तो इसमें भी डायरेक्टली नहीं करते हैं हम लोग, मैकेनिकल जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये आंसर भी नहीं होगा। अब थर्ड है, देखिए मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर्स। तो एमएचडी कैसे काम करता है ये समझिएगा। एमएचडी कैसे काम करता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा थर्ड जो है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर्स। देखिए ये भी बहुत, देखिए ये जो भी प्रोसेसेस है ना, ये अनकन्वेंशनल प्रोसेसेस है, फ्यूल सेल्स और एमएचडी। बाद बाकी जो आप देख रहे हैं, जो स्टीम जनरेटर्स हो गए, थर्मल पावर प्लांट हो गए, ये सारे जो हो गए ये कन्वेंशनल में आते हैं, ये सदियों से चले आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे एमएचडी। तो एमएचडी में कैसे हम लोग करते हैं वो देखा जाए। चलिए देखिएगा एमएचडी में, देखिए एमएचडी में होता क्या है बेसिकली कि आप क्या करते हैं, कंप्रेसर के कारण, कंप्रेसर यूज करके, एयर कंप्रेसर, एयर को कंप्रेस कर देते हैं, और इसके कारण इसका टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहले आप कंप्रेसर यूज किया, और कंप्रेसर के कारण एयर का प्रेशर जो है, आप प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बहुत बढ़ा दिए। बात समझ में आई? अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं बहुत रफली बता रहा हूँ, ठीक है, हर पार्ट हम लोग को सीखना नहीं है, बस काम कैसे करता है ये समझना है। तो पहले आप कंप्रेसर, इसमें मेन कंपोनेंट क्या है, आप कंप्रेसर से एयर को कंप्रेस करते हैं और उसका क्या करते हैं, आप प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है। आगे इसको जब हम लोग लेके जाते हैं तो इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं फ्यूल, ठीक है। और हाई प्रेशर पे जब हम लोग फ्यूल मिक्स करते हैं तो फ्यूल जो होता है वो आयोनाइज कर जाता है। क्या हो जाता है? आयोनाइज कर जाता है, ठीक है। आयोनाइज करने का मतलब क्या है, देखिएगा आयोनाइज करने का मतलब ये है कि फ्यूल जो आपका नॉर्मली फॉर्म में रह रहा है ना, अब वो कटायंस और एनायंस के फॉर्म में चला जाएगा। मतलब सिंपल है, आपका जो भी फ्यूल आप यूज कर रहे हैं वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर में जब आप मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, टूट जा रहा है इनटू सिंपलर फॉर्म्स, इनटू आयंस। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आयंस जो है ये फ्यूल्स के बनते जा रहे हैं। साथ ही साथ इसको जब हम लोग आगे पास कर रहे हैं, बात समझिएगा, जैसे ही आप आगे पास करेंगे इसको मैग्नेटिक फील्ड में, किस में पास करेंगे, देखिए एक चेंबर है जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड आप क्या कर रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये आयंस जाएंगे ना इसके अंदर, उनमें फोर्स लगेगा। बात समझिएगा, जो आयंस होंगे, हम मैं बताया था ना, जब चार्ज या करंट फ्लो करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर में, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। वैसे यहाँ भी आयंस में फॉर्मूला क्या है वो जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जब वो आयंस पास होंगे तो उनमें लगेगा फोर्स, और ऐसे फोर्स लगेगा कि नेगेटिव वाले जो चार्जेस होंगे वो एक साइड पे चले जाएंगे और पॉजिटिव वाले जो आयंस होंगे वो एक साइड पे चले जाएंगे। और यही तो हम लोग को चाहिए। अगर पॉजिटिव इकट्ठा एक जगह पे हो गए, एक नेगेटिव हो गए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपको करंट दे देगा, यहीं पे जनरेशन हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हो जाएगा। तो यही जो जनरेटर होते हैं ना, ऐसे जनरेटर्स, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कोई भी शाफ्ट या टरबाइन, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है घूमता हुआ ब्लेड, है ना, यहाँ पे भी डायरेक्टली क्या हो रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग
हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरीके से बढ़ा दे रहे हैं हीट को, और वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, फ्यूल को आयनाइज करके आगे हम लोग जैसे सेपरेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो अलग अलग लेयर में बढ़ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर जो होते हैं वह वो भी बहुत, देखिए इसमें भी एमिशन है क्या, एमिशन जो होगा नहीं है, इसमें जीरो एमिशन है, ठीक है। और इफिशियंसी जो होगी, क्योंकि यहाँ भी मैकेनिकल इक्विपमेंट जो है बहुत कम है, तो एफिशिएंसी भी इसकी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक अनकन्वेंशनल वे है जो डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे जो आपको पूछा था कि हीट को डायरेक्टली कन्वर्ट कौन कर रहा है, देखिएगा हीट, तो मैं बता दिया फ्यूल सेल्स भी अनकन्वेंशनल है, लेकिन ये करता है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, बताया ना मैं, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। शंट स्टीम जनरेटर्स ये भी अनकन्वेंशनल है, और उसमें मैकेनिकल सिस्टम्स भी बीच बीच में आ रहा है, ठीक है। तो सॉरी ये भी आपका कन्वेंशनल मेथड है स्टीम जनरेटर्स, और इसमें मैकेनिकल इक्विपमेंट जो होंगे वो बीच में यूज करेंगे आप, तो इसमें एफिशिएंसी वगैरह कम होती है और डायरेक्टली तो कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। एमएचडीज जो होते हैं, इसका सही आंसर होगा एमएचडी। अच्छा, सोलर सेल्स क्या होता है? तो सोलर सेल्स भी आप लोगों को पता होगा, सोलर का जो भी लाइट है ना उसको आप सेल पे, ये पीएन जंक्शन देखिए, ये भी बता ही देता हूं, देखिएगा, देखिए सोलर सेल्स जो है आपके, देखिए, तो देखिए सोलर सेल्स भी जो है ना वो भी एक पीएन जंक्शन डायोड जैसा, देखिए दो लेयर का एक हम लोग बनाते हैं सोलर सेल, सॉरी आपका जो वेफर है या सिलिकॉन वेफर आप बोलते हैं, ठीक है। तो एक होता है पी और एक होता है एन लेयर, दो लेयर है आपका, ठीक है। और इस पे जैसे ही आपका जो सोलर लाइट, ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइट फॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं खुद ब खुद जेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन और होल्स इसमें जेनरेट होंगे तो इसको मैं यूज कर सकता हूं एज अ करंट सोर्स या वोल्टेज एज अ सोर्स, तो इससे भी मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता हूं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सोलर सेल है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑप्शन भी अगर होता है इलेक्ट्रिकल, लाइट टू इलेक्ट्रिकल, तो आप डी वाला ऑप्शन कर दिए होते। बात समझ में आ गई? लेकिन हमारा अभी के लिए कौन सा आंसर सही है? अभी के लिए हमारा आंसर जो सही है वो है एमएचडी। बात समझ में आ गई सबको? तो आंसर है सी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सबको। अब देखिएगा, अब डीसी मशीन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग जो भी पढ़े हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग रिवाइज करे होंगे उसको, और अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर वोल्टेज ड्रॉप कॉम्पनसेशन इज नोन एज, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा, मैं बताया था जनरेटर के बारे में, तो डीसी सीरीज जनरेटर बताया था, डीसी शंट जनरेटर भी बताया था, और कंपाउंड जनरेटर भी बताया था, करेक्ट। अब आपको मैं बताया था कि जहां पे ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, डीसी सीरीज को कब हम लोग यूज करते हैं बताइएगा सब लोग। डीसी सीरीज को मैं बताया था जहां पे बूस्टर के जैसा या फिर आर्किंग, मैं बताया था ना, जहां पे रेलवेज में यूज करते हैं हम लोग, यस। तो जहां पे हम लोग को चाहिए होता है स्टार्टिंग टॉर्क, आप जो बोल रहे हैं ना वो सीरीज मोटर का बात कर रहे हैं। देखिए जनरेटर और मोटर में एक नॉर्मल सा डिफरेंस क्या है, मोटर आपको टॉर्क देगा, ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क या लो स्टार्टिंग टॉर्क जो भी बोले आप, लेकिन जनरेटर यहाँ पे बात हो रही है जनरेटर का, तो वोल्टेज की बात हो रही है कि आपको आउटपुट वोल्टेज जो है वो सीरीज जनरेटर में बताया था, जो आपको बहुत ज्यादा एज अ बूस्टर यूज करते हैं हम लोग। अगर वोल्टेज कहीं डाउन है तो हम लोग क्या करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर। फिर मैं ये भी बताया था कि जो कंपाउंड जनरेटर्स होते हैं उसमें जो क्यूमुलेटिव जनरेटर होते हैं उसको हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को थोड़ा दूर भेजना होता है, बताया था ना मैं, जब हम लोग को लोड जो है हमारा वो थोड़ा दूर है, क्योंकि उस पर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कॉम्पनसेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताया था कंपाउंड टाइप, डिफरेंशियल टाइप, डिफरेंशियल को कहाँ यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं वेल्डिंग में, बताया था ना। और फिर मैं बताया था आपको फ्लैट टाइप को वही यूज करते हैं अगर आपका जो हॉस्पिटल हो गया या स्कूल हो गया, क्योंकि उसका वोल्टेज कॉम्पनसेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। वोल्टेज कॉम्पनसेशन जिसका अच्छा होगा उसको आप थोड़ा दूर ट्रांसमिट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी?
तो देखिए इसके लिए दो आंसर हो सकता था, डीसी जनरेटर्स यूज्ड फॉर वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन, इसके लिए मैं दो आंसर टिक कर सकता था। देखिएगा इसके लिए मैं बोल सकता था कि सीरीज भी कर सकते हैं और क्यूमुलेटिव कंपाउंड भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा वोल्टेज डिप को हैंडल करना। अगर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा है तो उसको हैंडल कौन सा कर लेगा, आपका सीरीज जनरेटर। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, आप लोग टॉर्क से कंफ्यूज मत करिएगा, ये वोल्टेज का बात किया जा रहा है, ठीक है, जनरेटर का बात किया जा रहा है। अब देखिएगा 43rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इन डीसी मशीन आयरन लॉसेस कॉज। अब देखिए मैं बता रहा हूं लॉसेस इन डीसी मशीन, देखिए ये चीज मैं नहीं पढ़ाया था, ठीक है। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होते हैं लॉसेस डीसी मशीन में और उस हिसाब से कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। रुकिएगा एक मिनट, देखिएगा मैं बता रहा हूं लॉसेस इन डीसी मशीन। किसी भी मशीन में लॉसेस तो होगा ही होगा, अगर वो ट्रांसफार्मर हो या फिर जनरेटर हो या फिर आपका मोटर हो, मशीन में लॉसेस होंगे ही होंगे। चलिए अब मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके के लॉसेस होते हैं डीसी मशीन में। उसके लिए ना मैं थोड़ा एक बार बैक जाऊंगा, ठीक है। मैं मशीन जो पढ़ाया था मैं उसको ओपन करना चाहता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। देखिएगा देखिएगा सबको डायग्राम विजिबल है, आई होप। देखिएगा तो चीज मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे अगर हम लोग लॉसेस देखेंगे तो लॉसेस किन कारणों के कारण, किन कारणों के वजह से हो रहा है उसको देखना है पहले। देखिएगा दो तरीके के लॉसेस होते हैं, अगर मैं डीसी मशीन का बात करूं तो उसमें दो तरीके के लॉसेस होते हैं। पहला लॉस होता है आयरन लॉस और दूसरा लॉस होता है कॉपर लॉस। देखिएगा बात समझा रहा हूं, देखिएगा देखिए डीसी, देखिएगा डीसी मशीन में दो तरीके के लॉसेस होते हैं। पहला होता है कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस क्यों होता है सर, बात रहेगा कि कॉपर लॉस सर क्यों होता है। तो देखिए कॉपर लॉस, अगर अपने को कॉपर लॉस देखना, देखिएगा एक मिनट, देखिएगा कॉपर लॉस समझना है, ठीक है। तो कॉपर लॉस उस कारण से होता है, जो करंट आपका फ्लो हो रहा है ना, वो आपका सबसे बड़ा रीजन होता है कॉपर लॉस का। जहां भी करंट फ्लो होगा उसको आपको समझना है कि ये कॉपर लॉस है। देखिएगा करंट अगर मैं देखूं, अगर ये मोटर है तो करंट यहां से इनपुट करेंगे आप, रुकिए थिकनेस थोड़ा बढ़ाता हूं मैं। देखिए करंट आप यहां से फ्लो कराएंगे और करंट जो होगा कहां जाएगा, देखिएगा बात समझ में आ रही है सबको। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है लगातार, ये आपका क्यों क्या रिजल्ट करेगा, कॉपर लॉस। बात समझ में आ रही है। तो डीसी मशीन में दो तरीके के लॉस होते हैं, पहला होता है कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस क्यों होता है, जो भी करंट फ्लो हो रहा है आपके आर्मेचर वाइंडिंग से, अभी यहाँ पे तो हम लोग एक ही लूप बनाया, लेकिन मल्टीपल जो हमारा जो लूप रहेगा, आर्मेचर वाइंडिंग जो रहेगा, उसमें जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो रिजल्ट आपको देगा कॉपर लॉस के लिए, ठीक है। वो आपका क्या रहेगा, एक रीजन रहेगा कॉपर लॉस के लिए। तो ये कॉपर लॉस जो है ये डिपेंड किस पे करता है अपना, ये डिपेंड करता है आपका करंट इन आर्मेचर। बात समझिएगा, करंट इन आर्मेचर। अब मेरा बात बताइएगा आप लोग, अब थोड़ा बात बताइएगा। देखिएगा डीसी मोटर है ये, आंसर करेंगे आप लोग इस पर, और इस पे हम कुछ एक टर्मिनल वोल्टेज दिए हैं VT। अब आप लोग को पता है कि सर जैसे ही आप वोल्टेज देंगे तो यहां से करंट फ्लो करना चाहेगा आर्मेचर करंट, लेकिन ये जो EMF है, ये जो मोटर है, वो घूमने से पहले एक बैक वोल्टेज देता है। आपको पता है बैक EMF बोलते हैं इसको, EB, करेक्ट है कि नहीं भाई। तो ये जो मोटर है ये एक बैक EMF प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद ये मोटर जो है वो रन करेगा। बात समझ में आ रही सबको। अब देखिएगा जैसे इस मोटर में अगर आप इस मोटर पे आप एक लोड लगाएं, ये लोड एक व्हील है, क्या है, लोड इज 1 व्हील। मान लीजिए इस व्हील का वेट है 1 kg। बात समझिएगा, इस मोटर को आप घुमा रहे हैं और इस पे जो व्हील आप कनेक्ट किए हैं इनिशियली, उसका वेट जो है वो 1 kg है। तो इस मोटर को कुछ ना कुछ टॉर्क तो लग रहा होगा उसको रोटेट करने में। बात समझ में आ रही है। लेकिन जैसे ही देखिएगा
इस 1 kg को मैं बढ़ा करके 5 kg कर दूंगा, तो अब इस मोटर को और भी ज्यादा मेहनत लगेगा उस व्हील को घुमाने के लिए। बात समझ में आ रही है? और वो जो ज्यादा मेहनत मैं बोल रहा हूं ना, वो एक्चुअली ज्यादा टॉर्क है कि नहीं? जो हम लोग का 1 kg का व्हील था उसके लिए जितना भी टॉर्क रिक्वायरमेंट था, अब अगर मैं 5 kg का व्हील डाल दूंगा तो वही डीसी मोटर उसको घुमाने के लिए उसको टॉर्क और भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। और टॉर्क का फॉर्मूला मैं क्या बताया था, बताइएगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था? मैं बताया था K इंटू के ए इंटू फाइव इंटू आई ए, बताया था कि नहीं बताया था? टॉर्क का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला बताया था मैं, ईबी का, बैक ईएमएफ का, और टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला होता है के ए इंटू फाइव इंटू आई ए। आई ए क्या है वहां पे? आई ए इज द आर्मेचर करंट। तो बात समझिएगा, जैसे जैसे आप इसका लोड बढ़ाएंगे तो ये कॉपर लॉस बढ़ेगा कि घटेगा भाई? बताइएगा सब लोग। अगर हम लोग लोड बढ़ाएंगे, लोड को यहां पे आप बढ़ाते जाएंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा करंट लेना अंदर चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा टॉर्क डेवलप करना है। जो 5 kg का चक्का होगा या फिर 10 kg का जो भी व्हील है, उसको अगर मेरे को घुमाना है तो उसको टॉर्क जो होगा इस मशीन को ज्यादा चाहिए होगा, और टॉर्क ज्यादा जनरेट करने के लिए इसको करंट की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा चाहिए होगी। बात समझ में आ रहा है? और अगर ज्यादा करंट ये लेगा तो कॉपर लॉस, अब देखिए करंट की वैल्यू यहां बढ़ेगी। अगर मैं बोल रहा हूं कि इधर करंट की वैल्यू और बढ़ जाए तो कॉपर लॉस क्या होता है बताइएगा? आई स्क्वायर आर। मैं बताया था ना फॉर्मूला इन रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, पावर इंटू टाइम। बात समझ में आ रहा है? आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आर तो सेम रहेगा, वही कॉइल है, लेकिन अगर करंट बढ़ता जाएगा तो आपका लॉस भी क्या होगा? कॉपर लॉस बढ़ता जाएगा। तो बात समझिएगा, कॉपर लॉस जो डीसी मशीन में होगा ना, वो बढ़ता जाएगा एज लॉन्ग एज आप उसके लोड को बढ़ा रहे हैं। अगर आप उसका लोड कांस्टेंट रखे हैं, जैसे मैं बताया था ना एलिवेटर या एस्केलेटर जो मॉल में होता है, अगर वहां लोग ज्यादा चले गए तो उसको और भी ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क, और उसके कॉपर लॉस क्या होंगे उस मशीन के? ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं पे अगर लोड कांस्टेंट है तो उसका कॉपर लॉस भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ गई सबको? तो इसको मैं बोलता हूं कॉपर लॉस या वेरिएबल लॉस। क्या बोलता हूं? कॉपर लॉस या वेरिएबल लॉस, क्योंकि ये वेरी करेगा लोड के साथ। अब दूसरी चीज, पहला लॉस तो बता दिया मैं, कॉपर लॉस। एक और लॉस होता है, ठीक है, डीसी मशीन में एक और लॉस होता है। देखिएगा, बात समझिएगा, देखिएगा, एक और लॉस होता है डीसी मशीन में, उसको क्या बोलते हैं? तो दूसरा जो लॉस है उसको हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस। क्या बोलते हैं हम लोग? आयरन लॉस। अच्छा सर, आयरन लॉस कैसे होता है सर? आप पूछेंगे कि सर आयरन लॉस कैसे होता है? देखिएगा, एक मिनट। हाँ सर, आयरन लॉस कैसे होता है? देखिएगा, बात समझिएगा। तो आयरन लॉस बताने के लिए मैं क्या बोलूंगा, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है ना? अब आप हम मेरे को बताइए, 24 घंटे अगर मैं डीसी मोटर को मान लीजिए मैं चला भी नहीं रहा हूं, ठीक, सिर्फ ऑन रखा हूं, तो ऑन रखने का मतलब ये है कि नॉर्थ और साउथ पोल बस आप क्या कर रहे हैं? टर्मिनल वोल्टेज दे दिए। क्या कर दिया? टर्मिनल वोल्टेज दे दिए। देखिएगा, ये डीसी मोटर है और उसका कुछ बैक ईएमएफ ईबी, और इसका फील्ड वाइंडिंग जो हम लोग बोलते थे, मान लीजिए सेपरेटली एक्साइटेड है या फिर हम लोग बोलते हैं शंट, है ना? तो इसको हम लोग बोल दिए शंट टाइप। क्या बोल रहा हूं मैं? बना रहा हूं यहां पे शंट। शंट क्यों बना रहा हूं? क्योंकि फील्ड वाइंडिंग जो है ये नॉर्थ पोल ऑन होने के लिए या साउथ पोल ऑन होने के लिए जो फील्ड वाइंडिंग चाहिए उसको मैं तुरंत पैरेलली कनेक्ट कर दिया हूं। ठीक है, अब समझिएगा, अगर ये शंट मोटर या फिर सेपरेटली एक्साइटेड भी है तो जनरली मोटर को ऑन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये VT तो है, ये ऑन ही स्टेट में है, स्विच ऑन। बात समझ में आ रही है? जब तक इसको स्विच ऑन रखें आप, जब तक, तब तक क्या हो रहा है, आप भले उसको ऑन करके, मतलब सिंपल समझिएगा, मिक्सर ग्राइंडर को जब आप ऑन कर देते हैं तो आप 1 2 3 स्पीड डालते हैं तो वो घूमता है, करेक्ट है कि नहीं है भाई? लोड के हिसाब से उसको घुमा रहे हैं, लेकिन आप जब तक प्लग ऑन रखे हुए हैं तब तक ये नॉर्थ और साउथ पोल तो एक्टिव है, नॉर्थ और साउथ पोल तो एक्टिव है। तो आप बिना कुछ यूज कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, उससे जो रेड कलर का जो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, ये तो फ्लो हो रहा है लगभग बराबर से। बात समझ में आ रही है? तो ये तो फ्लो हो रहा है, किससे फ्लो हो रहा है? ये आपका आयरन कोर से। ये तो लगातार ही फ्लो हो रहा है क्योंकि आप स्विच ऑन किए हुए हैं।
तो जब ये लगातार फ्लो हो रहा है तो ये भी एक लॉस प्रोड्यूस करेगा। समझिएगा, करंट फ्लो हुआ तो कॉपर लॉस, और करंट जो है वो बढ़ता जाएगा जब जब आप लोड को बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी ज्यादा मोटर लेगा। अब समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये नहीं कि आप लोड बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड भी, और जब तक आप ऑन रखेंगे मोटर को ये उतने ही देर क्या होगा, फ्लो करता रहेगा आपका किस पे, योक। मैं बताया था ना, योक से फ्लो हो रहा है, ये जो आपका केस है फेरोमैग्नेटिक केस, उससे फ्लो होता ही रहेगा ये मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये फ्लो होता ही रहेगा तो ये भी एक लॉस को प्रोड्यूस करेगा, उसको मैं क्या बोलता हूं, आयरन लॉस। बात समझ में आई? देखिए आयरन लॉस को मैं क्या बोलता हूं, दूसरा कांस्टेंट लॉस। क्या बोलता हूं, कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं लोड बढ़ाऊं या लोड घटाऊं इस लॉस की वैल्यू को लोड से फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, ये लॉस क्यों हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है कि आप आयरन लॉस क्यों हो रहा है। देखिए आयरन लॉस के अंदर भी दो लॉसेस है, इनको आप याद कर सकते हैं। देखिए एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। अभी आप इस पे मत घुसिए कि सर इसको क्या बोलते हैं एंड क्या क्यों बोलते हैं, बस आप समझिएगा आयरन लॉस का बाइफरकेशन है, समझे, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, और दोनों ही इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। उधर हम लोग बोला था कॉपर लॉस, ये मैं बोल रहा हूं आयरन लॉस, और आयरन लॉस के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, ये कांस्टेंट लॉस। बात समझ में आ रही है? और जो आपका मैं बताया इससे पहले जो कॉपर लॉस वो वेरिएबल लॉस था, इसके अंदर दो लॉसेस आते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। अब एक और पॉइंट है, मैं लास्ट पॉइंट ऐड करूंगा। देखिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का जो डीसी मोटर होना चाहिए वो मैक्सिमम एफिशिएंसी में काम करे। मतलब बात समझिएगा, एफिशिएंसी का मतलब जितना पावर आपके सॉकेट से ले रहे हैं उतने ही पावर आउटपुट पे भी दे दे। बात समझ रहे हैं? अगर आपका डीसी मशीन 100 वाट ले रहा है और आपको आउटपुट में सिर्फ 20 वाट दे रहा है तो एफिशिएंसी जो हो गई 20/100 मतलब 20% की हो गई। लेकिन उसी मशीन को अगर मैं 100 वाट लूं और 80 वाट का आउटपुट दूं तो मतलब उसकी एफिशिएंसी 80% हो गई। हम क्या चाहते हैं, मान लीजिए आपका फैन घूम रहा है, अगर उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा लेकिन कूलिंग बहुत कम करेगा, ये आपको ठंडा बहुत कम करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये कम से कम बिजली ले, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 3 स्टार रेटिंग 4 स्टार रेटिंग वाला एसी लगा रहे हैं हम लोग, कम से कम बिजली में ज्यादा से ज्यादा कूलिंग कर दे, ज्यादा से ज्यादा टॉर्क जनरेट कर दे। बात समझ रहे हैं? तो वैसे मशीन कब हो सकते हैं, उसका कंडीशन क्या है कि कब एक मशीन मैक्सिमम एफिशिएंसी में काम करेगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसको आप लोग रट लेंगे आई होप। देखिएगा जब आपका वेरिएबल लॉस, देखिएगा जब आपका वेरिएबल लॉस, और वेरिएबल लॉस क्या होता है बताइएगा, कॉपर लॉस। अभी तुरंत बताया मैं, क्यों वेरिएबल है, क्योंकि लोड पे डिपेंड करता है। जब आपका वेरिएबल लॉस किस पे डिपेंड कर जाए, देखिएगा जब आपका वेरिएबल लॉस जो है वो इक्वल हो जाए, किससे इक्वल हो जाए सर, कांस्टेंट लॉस से। क्या हो जाए, कांस्टेंट लॉस से। और कांस्टेंट लॉस का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, आयरन लॉस। बात समझ में आ रहा है सबको आई होप। देखिएगा वेरिएबल लॉस जब कांस्टेंट लॉस के बराबर आ जाए, आयरन लॉस के बराबर आ जाए, तब मैं बोलूंगा कि ये मशीन जो है इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ये काम कर रहा है, इट इज एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन होता है। बात समझ में आ गई सबको? आई होप क्लियर है। रिप्लाई करेंगे आप लोग सब? बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट बोलिए। विंडेज लॉस, देखिए मैं बता रहा हूं, जो लॉसेस अभी मैं बताया ना आपका, ये जो भी लॉसेस आयरन लॉस या फिर कॉपर लॉस, ये मशीन के अंदर फ्लो होते हुए हो रहा है, ठीक है। अब बात समझिएगा, जब आप लोग मोटर यूज कर रहे हैं तो मोटर पे आप शाफ्ट के साथ कुछ कनेक्ट कर रहे हैं ना, और उसको आप टायर से या फिर किसी भी लोड से कनेक्ट कर रहे हैं जो कि घूम रहा है, करेक्ट। तो देखिए उसको अगर आप पूरा पूरा अच्छा से कपल नहीं किया, उसको मैं बोलता हूं मैकेनिकल लॉसेस। 2
मैकेनिकल लॉसेस, तो रोटेशनल लॉस या विंडेज लॉस या फ्रिक्शन लॉस या एयर फ्रिक्शन लॉस, बेसिकली जितने सारे लॉसेस आप बता रहे हैं ना, वो लास्ट में हम लोग बोलते हैं दीज आर द मैकेनिकल लॉसेस। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत स्लिप हो रहा है, ये बहुत अच्छे से कपल्ड नहीं है, शाफ्ट जो है बहुत अच्छे से लगा हुआ नहीं है, तो वो सारे लॉसेस जो है वो इलेक्ट्रिकल लॉसेस नहीं, वो सारे मैकेनिकल लॉसेस ऑफ मशीन आते हैं। बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो उसको भी मैं कांस्टेंट लॉस के अंडर रख सकता हूं। अगर बोला जाए तो वो सारे लॉसेस भी मैं कांस्टेंट रख सकता हूं कि इतने तो लॉसेस होंगे। ठीक है, तो सबको समझ में आ गई ना, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया कि एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगा, जब वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस ऑफ द मशीन। बात समझ में आ गई? चलें अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन, एक मिनट, चलिए, लॉसेस इन डीसी मशीन। तो लॉसेस इन डीसी मशीन में मैं क्या बता दिया आपको, देखिए दो तरीके के लॉसेस हैं। पहला है कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस मतलब आयरन लॉस, आयरन लॉस। और आयरन लॉस में भी दो लॉसेस होते हैं, कौन कौन से? एडी करंट और दूसरा हिस्टेरेसिस। ठीक है, और यहां पे मैं बोल रहा हूं वेरिएबल लॉस। क्या बोल रहा हूं? वेरिएबल लॉस। और वेरिएबल लॉस जो होता है इसको मैं क्या बोल रहा हूं? कॉपर लॉस। बात समझ में आ रही है? और ये किस पे डिपेंड करता है अपना? डिपेंड्स अपॉन लोड, जिससे आप जो भी लोड कनेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो अभी फिलहाल देखिएगा, यहां देखिएगा इस क्वेश्चन में इतना मैं आपको जस्ट दिया, ठीक है, एक आपको समराइज किया हूं लॉसेस को। अब देखिएगा, इन डीसी मशीन आयरन लॉसेस कॉज, देखिए अगर आयरन लॉस हो रहा है डीसी मशीन में तो उससे क्या होगा ये समझिएगा। तो देखिए जब भी आयरन लॉस होगा, बार बार कोर में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, तो कोर की हीटिंग हो जाएगी, क्योंकि लगातार उससे क्या फ्लो हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही इसीलिए है क्योंकि हीटिंग होगी कोर में। ठीक है, अब हीटिंग हो रही है कोर में, अब देखते हैं आगे। देखिए ये सही है ऑप्शन, देखिएगा। दूसरा है लेस इन एफिशिएंसी, तो बात सही है भाई, अगर लॉस ज्यादा है तो एफिशिएंसी में क्या होगा? एफिशिएंसी की वैल्यू क्या जाएगी? लेस हो जाएगी, ये भी सही है। राइज इन टेम्परेचर ऑफ वेंटिलेटिंग एयर, सिंपल है, अगर आपका कोर गर्म हो रहा है, अगर आपका पूरा मोटर सब तरफ से गर्म हो रहा है, तो जो भी एयर उसके थ्रू फ्लो हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा? टेम्परेचर उसका भी बढ़ जाएगा। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बात समझ में आ गई भाई सबको? समझ में आ गई? तो ये जो है ये आयरन लॉस के कारण हो रहा है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इन डीसी मशीन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला? अभी मैं फिर से लिखा था, टॉर्क इज इक्वल टू के ए इंटू फाइव इंटू आई ए, है ना? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलिएगा, आर्मेचर करंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लक्स पर पोल। चलिए, के का वैल्यू क्या होता है? P इंटू जेड बाई 2 पाई ए। P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स। Z क्या है? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। 2 पाई एंड A इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। समझ में आ रहा है ना सबको? मैं बता चुका हूं इसको कई बार। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिएगा, इन अ डीसी मशीन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स आर्मेचर करंट, बोथ फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? किसी को इश्यू भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स इफ द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ मोटर इज 500 आरपीएम। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिंक्रोनस स्पीड के बारे में ये पूछ रहा है आपसे। सिंक्रोनस स्पीड, ये सिंक्रोनस का क्वेश्चन है। ठीक है,
तो स्पीड ऑफ द मोटर मैं बताया था ना, सिंक्रोनस स्पीड, एक्चुअली इसको हम लोग इंडक्शन का भी बोल सकते हैं, ठीक है, इट्स नॉट एक सिंक्रोनस में ही है। देखिएगा सिंक्रोनस स्पीड जो है वो क्या होता है 120 एफ बाई पी। एफ क्या है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज और पी क्या है नंबर ऑफ पोल्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है पोल्स, तो पी क्या हो जाएगा 120 इंटू एफ बाई एन एस। बात समझ में आ रही है, तो ये 120 इंटू एफ क्या है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स एंड सॉरी कितना आरपीएम है एन एस 120 एफ बाई पी। एक मिनट, हाँ ठीक है सही है 500 तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 12। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने आ गए भाई नॉर्मली फॉर्मूला से 12 पोल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, किसी को कोई इशू, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए मशीन का क्वेश्चन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, ठीक है, समरी पता होना चाहिए ऊपर ऊपर से। देखिएगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड इन डीसीसी जनरेटर। डीसीसी का मतलब क्या हो गया क्यूमुलेटिव जनरेटर। अच्छा किसी भी तरीके का जनरेटर होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका मैक्सिमम पावर कितना। तो ये जो है मैक्सिमम पावर जो आपसे पूछा जा रहा है ये पूरा डीसी मोटर के लिए हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी डिफरेंस नहीं आएगी। देखिए पहले तो आप लोगों को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बताया था ना मैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। देखिएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या था याद है सबको। देखिएगा देखिएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में बताया था मैं कि अगर आपका ये सप्लाई वोल्टेज है Vs और आपके पास एक रेजिस्टेंस है Rs जो कि आपका सोर्स रेजिस्टेंस है, इसको क्या बोला था मैं सोर्स रेजिस्टेंस, करेक्ट और नॉट, ठीक है, और ये है आपका लोड रेजिस्टेंस। बात समझिएगा सब लोग। तो जब मैं बताया था कि ये जो सोर्स रेजिस्टेंस और ये लोड रेजिस्टेंस अगर बराबर हो जाए, दोनों की वैल्यू क्या हो जाए सेम, मैं क्वेश्चन भी लिया था 10 वोल्ट लेकर के और 5.5 ओम, ठीक है, तो मैं वहां पे क्या बोल रहा था कि अगर लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस जो है दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो ये जो वोल्टेज सोर्स है ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर देगा किसको लोड को। बात समझ में आ रहा है, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए जो आपका लोड है उसको किसके बराबर होना चाहिए सोर्स रेजिस्टेंस के, या फिर इन दोनों के बीच में जितनी भी रेजिस्टेंस है उसके बराबर आपके हो जाने चाहिए लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है, अब देखिए बात समझिएगा, अगर ये चीज कंडीशन हो गया तो क्या क्या चीज होगा जरा देखिएगा। देखिए अगर ये आप कर दिए, आप बोल दिए कि हाँ सर ये मैं बराबर कर चुका हूं, RS और RL को बराबर कर चुका हूं, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो सोर्स रेजिस्टेंस है ना Vs वैल्यू की क्या है वैल्यू इसका Vs, देखिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो हो जाएगा Vs/2 और इसके अक्रॉस में क्या आ जाएगा Vs/2। मतलब ये सोर्स जो है वो इस पे आधा वोल्टेज और इस पे आधा वोल्टेज ड्रॉप, दोनों पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा इक्वली। ऐसे भी सही लग रहा है सर, क्यों, देखिए एक एग्जांपल में लेकर के आपको समझा रहा हूं, बस 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मैं एक डीसी वोल्टेज फिर से वही ले रहा हूं मैं 10 वोल्ट और यहां पे ले रहा हूं मैं 5 ओम्स और यहां भी क्या ले रहा हूं मैं 5 ओम्स, तो अगर मैं बोलूं कि सर इसकी करंट की वैल्यू क्या हो, तो करंट तो आप डायरेक्टली V/R नहीं लगा पाएंगे, आपको पहले क्या कैलकुलेट करना होगा ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और दोनों किस में कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि सर दिस इज 10 वोल्ट एंड दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो R1 + R2 हो जाएगा और यहाँ पे 10 ओम आ जाएगा। क्लियर है सबको। देखिए अगर 10 ओम आ गया आपके पास तो देखिए
करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू V बाई आर, मीन्स 10 वोल्ट बाई 10 ओम्स, तो आपका आ जाएगा 1 एम्पियर। बात समझ में आया? तो यहाँ तो 1 एम्पियर आ गया। अब मैं क्या बोला था कि जो वोल्टेज सोर्स होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। तो मैं अभी करके वही बता दे रहा हूं। देखिए, अगर इधर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई है, तो अब हम लोग को निकालना है कि दोनों पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है। करेक्ट है? देखिएगा, अगर हमको निकालना है वोल्टेज ड्रॉप कितना है उन पे, तो कैसे निकालूंगा मैं? देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, अगर वोल्टेज ड्रॉप हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा, दोनों पे करंट जो है सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो अब हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। करेक्ट है? अब I इंटू आर अगर आप लगाएंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो मिलेगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर इंटू 5 वोल्ट आया कि नहीं भाई इधर। और यहाँ भी क्या आएगा आपका, देखिए हायर टू लोअर फ्लो कर रहा है, प्लस माइनस, तो यहाँ भी 1 इंटू 5 दैट इज 5 वोल्ट। तो इसका मतलब मैं जो बोला था ऊपर वो एकदम सही बात बोला था भाई। इसको मैं प्रूफ भी कर दिया एक एग्जांपल लेकर के। क्या, कैसे प्रूफ किया कि अगर आपका सोर्स वोल्टेज है और अगर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कराना चाहते हो तो पहली बात RL को बराबर करिए RS के। पहली बात क्या हो गई कि RL को हम लोग बराबर कराएंगे RS के, मतलब आपका लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर। और अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर देंगे तो ये जो आपका वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो दोनों में बराबर आएगा और दोनों की वैल्यू होगी VS/2 VS/2। देखिए यहाँ पे 10/2 10/2। बात समझ में आ गई? आई होप क्लियर होगा सबको। अब देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये प्री रिक्विजिट था मशीन्स को देखने के लिए। देखिए, अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो मशीन्स आपका आधे ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब ये कंडीशन पूछा कि बैक ईएमएफ किसके बराबर हो। देखिएगा, जनरेटर की बात हो रही है कि नहीं हो रही है भाई? बात किसकी हो रही है? सब लोग बोलेंगे जनरेटर की बात हो रही है सर। जनरेटर का मतलब क्या हुआ? जनरेटर का मतलब हुआ सर कि मैं इसको घुमाया, इसको मैं मैकेनिकल इनपुट दिया, पी मैक, इसको मैं क्या कर दिया, इनपुट दे दिया। जैसे ही उसको मैं घुमाया, कैसे भी आप टरबाइन से या डीजल से, जिसको भी आप एग्जॉस्ट करके थ्रू स्टीम समथिंग, जो भी मैकेनिकल इनपुट हुआ इसको मैं दे चुका हूं। और जैसे ही हम लोग मैकेनिकल इनपुट देंगे तो देखिए क्या होगा, ये एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा EB, और EB एक करंट प्रोड्यूस करेगा IA, है कि नहीं भाई? अब देखिए, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है कि नहीं, है ना? और यहाँ पे फाइनल आपको मिलेगा लोड पे क्या मिलेगा, वोल्टेज VT। यहाँ इसको बोलता हूं मैं टर्मिनल वोल्टेज, यही है ना? क्या है, मैकेनिकल इनपुट दिए, यहाँ पे जनरेटर क्या करा, करंट प्रोड्यूस किया, और वो करंट जो है आप अगर यहाँ कनेक्ट कर देंगे लोड तो उसके बराबर हो जाएगा। अब लोड तो यहाँ कनेक्ट किए नहीं भाई अपन, तो कैसे सर हम लोग बता दे? क्योंकि मैं दूसरा पॉइंट भी बताया था आप लोग को कि सोर्स जो भी वोल्टेज है मैक्सिमम पावर जब भी जनरेट करेगा तो दोनों पे डिवाइड होगा एज EB/2, एंड ये भी हो जाएगा EB/2। बताया था कि नहीं बताया भाई? तो इसका आंसर कैसे समझना है आप लोग को, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जब हो रहा है तो दोनों पे क्या ऐसे डिवाइड होगा, VT इज इक्वल टू EB/2 हो गया। और यही रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आया बात? देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, बैक EMF इज, देखिए अब बैक EMF को पूछ रहा है, तो वहां चला जाएगा, सॉरी EB इज इक्वल टू 2 इंटू VT हो गया। बात समझ में आया कि नहीं भाई सबको? किसी को कोई दिक्कत? देखिए, बैक EMF इज 2 इंटू सप्लाई वोल्टेज, तो यही तो है आंसर, पहला आंसर आपका आ गया आपको। बैक EMF इज 2 इंटू सप्लाई वोल्टेज, वही तो मैं वहां पे लाया हूं। समझने में किसी को कोई इश्यू भाई? मैं बहुत आराम से एक्सप्लेन किया, पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बताया, उसके बाद जनरेटर का मैं आपको पहले ही से सर्किट बता चुका हूँ। इसीलिए बताया था क्योंकि मेरे को पता था कि मैं इसके बिना एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। अब जनरेटर में बता दिया, आपको फीलिंग थोड़ा बहुत आ गया है, तो अब आप बता सकते हैं कि ये वोल्टेज जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के कारण डिवाइड हुआ है हाफ हाफ में। और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो रिलेशन आपको निकालना है दैट इज बिटवीन EB एंड VT।
तो अगर VT इज इक्वल टू EB बाई 2 या फिर EB इज इक्वल टू 2 टाइम्स VT, बात बराबर है, वही ऑप्शन में पूछा गया है। क्लियर है सबको? अजय जी क्लियर है? अजित जी, भारद्वाज जी, सबको सुनाई दिया? सबको समझ में आया कि नहीं भाई? विपिन जी, चलिए सबको क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। चलिए अब देखिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन्स ऑकर व्हेन। अब मैं इससे पहले यही समझाया था जब लॉसेस पढ़ाया था, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी डीसी मशीन या किसी भी मशीन, मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से आ जाए, इंडक्शन से आ जाए, सिंक्रोनस से आ जाए, किसी से आ जाए, आपको बस यही बोलना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी मशीन की तभी रहती है जब कांस्टेंट लॉस कॉपर लॉस के, सॉरी वेरिएबल लॉस के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है सबको? तो यहां पे आपको क्या लिखना है, देखिए कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू लॉसेस, रुके, कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस। डी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आई? ठीक है, ये पॉइंट बता चुका हूं मैं, समझ में आ गया उपसो? देखिएगा 47 हो गया। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कौन देखेंगे, 48। इन अ डीसी मशीन द करंट इन आर्मेचर वाइंडिंग इज, पूछा है आपसे कि आर्मेचर वाइंडिंग में कैसा करंट होता है डीसी मशीन में। तो इसके लिए हम लोग एक बार फिर से डीसी मशीन खोल लेते हैं भाई। एक मिनट, एक सेकेंड, देखिएगा मैं बताता हूं। देखिएगा ये डीसी मशीन है अपना, एक मिनट वेट करिएगा। चलिए देखिएगा, इस पे अगर हम लोग देखें, हाँ चलिए देखिएगा, तो इसमें अगर हम लोग से पूछा जा रहा है कि आर्मेचर में करंट कैसा होता है, तो आप देखेंगे अगर हम लोग इस पे देख रहे हैं, देखिएगा इस पे अगर पॉजिटिव दे रहा हूं मतलब करंट में यहां से एंटर करा रहा हूं। बात समझ रहे हैं सब लोग? अगर मैं करंट वहां से एंटर करा रहा हूं, देखिएगा करंट यहां से एंटर हुआ है। अब देखिएगा ये जो मैं बताया था आपको कि ये जो पूरा सेटअप है इस पे फोर्स लग रहा है। कैसे फोर्स लग रहा है? इस साइड वाला जो कंडक्टर है, आपको लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, IL क्रॉस बी, मतलब ये जो है ये अंदर जा रहा है, ठीक है। अब इस साइड वाला जो कंडक्टर है दैट इज IL क्रॉस बी, और ये बाहर आ रहा है इधर से, पाम पाम रूट, ठीक है। तो ये वाला कंडक्टर बाहर आ रहा है और ये वाला कंडक्टर अंदर जा रहा है। बात समझे? अगर ऐसा होगा तो ये जो आपका जो कम्यूटेटर है ये ऐसा घूमेगा कि नहीं घूमेगा भाई? क्यों उसको बाहर आना? और ये वेल्डेड है, बताया था मैं इस पोर्शन पे, ये क्या है, वेल्डेड है कम्यूटेटर से, तो कम्यूटेटर धीरे 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 घूमेगा। अब समझिए, अगर मैं देखूं इस वाले एरो को, तो ये क्या बोल रहा है कि ये धीरे धीरे करके अंदर जाएगा और ये बाहर बाहर से, ये वाला जो कंडक्टर है आप उसको समझिए, इसको मैं बोल रहा हूं कंडक्टर 1, ठीक है। अब कंडक्टर 1, इसमें करंट अभी ऐसे फ्लो हो रहा था, ठीक है। जब ये घूमेगा, ये कम्यूटेटर घूमेगा, बात समझेंगे, तो ये वाला पार्ट जो है वो इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बाद में जब ये रोटेट होगा धीरे से, बात समझेंगे, तो ये वाला जो कंडक्टर 1 है अब यहां पे आ जाएगा, कंडक्टर 1 है ना, घूमेगा कि नहीं भाई? तो अब अगर यहां पे घूम रहा है तो क्या होगा, देखिए पहले करंट ऐसे फ्लो हो रहा था कंडक्टर 1 में, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां से करंट निकलेगा, नेगेटिव से करंट एंटर होगा, है ना। तो अब देखिए पहले तो ऐसे जा रहा था ना भाई, लेकिन अब जब कंडक्टर 1 वहां चला गया है तो करंट की वैल्यू कैसे हो जाएगी? देखिए अभी क्या है, इस कंडक्टर को देखिएगा सब लोग, इसको, इस पे अप डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पे देखेंगे तो डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये घूम रहे हैं ना भाई, उसी जगह पे तो है नहीं। अब कंडक्टर अगर आपको घूमेगा तो एक साइड पे अप था, दूसरे डायरेक्शन में डाउन हो गया। और मैं आप लोगों को समझाया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट तभी हम लोग बोलते हैं जब करंट का डायरेक्शन जो होता है वो रिवर्स होता है,
यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बाहर से तो आप प्लस और माइनस ही दे रहे हैं, करेक्ट। एक तरफ से करंट एंटर करा रहे हैं, एक तरफ से करंट ले रहे हैं। लेकिन 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 कंडक्टर का केस अगर आप देखेंगे तो कंडक्टर जो आर्मेचर कंडक्टर है वो जब घूमता है तो करंट जो यहां से जा रहा था अब जब ये इधर चला गया है तो करंट उधर से आने लग जाएगा। बात समझ में आ गई सबको। तो कहां पे, यहां पे देखिए ये जो आर्मेचर वाला पार्ट है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसको मैं बोलता हूं एसी करंट। क्या बोलता हूं मैं, देखिएगा इस पोर्शन में एसी है करंट, बात समझ रहे हैं। और ये वाला पार्ट ब्रश वाला पार्ट से लेकर के बैटरी वाला पार्ट, ब्रश को बस मैं ले रहा हूं, ये है आपका डीसी। क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ रहे हैं। अच्छा कम्यूटेटर क्या है सर, तो कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मैं लिखा था उस दिन मैकेनिकल रेक्टिफायर एसी टू डीसी या डीसी टू एसी। तो बेसिकली कम्यूटेटर क्या कर रहा है, बीच में फंसा हुआ है और जो भी रेक्टिफायर जो काम कर रहा है ना, जो कि आपका एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहा है, तो जो भी इस जगह पे बीच में फंसा हुआ है एसी और डीसी के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल रेक्टिफायर। बात समझ में आया सबको, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे देखिए सब लोग क्या लिखा हुआ है, इन डीसी मशीन द करंट इन आर्मेचर वाइंडिंग इज। तो आर्मेचर वाइंडिंग में कैसा करंट होता है भाई, सबको अभी समझाया मैं, कैसा होता है करंट, ऑल्टरनेटिंग। वहीं अगर आपसे पूछ देते हैं ब्रश में कैसा होता है तो आप बोलेंगे डायरेक्ट। बात समझ में आया। ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट कहां पे होता है वो मैं समझा चुका हूं। समझ में आ गया सबको, बोलेंगे आप लोग, रिप्लाई करेंगे। अभिषेक जी, अजय जी बोलिए, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है। चलिए चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए जो जो चीज मैं याद करवाया था वही सारा चीज पूछ रहा है ना, वही सारा इंपॉर्टेंट है, वो लगातार हम लोग रिपीटिशन में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, विच मटेरियल इज यूज्ड इन कम्यूटेटर का ब्रश जो है ना, कम्यूटेटर ब्रश जो हम लोग बना रहे थे उसको किस मटेरियल से बना रहे थे बताइएगा। ब्रश को कैसे बना रहे थे हम लोग, कार्बन से बना रहे थे, है ना। बताया था मैं, वो घिसता जाता है लेकिन उसको अच्छा करंट भी फ्लो कराना है तो उसको मैं कार्बन ब्रशेस से बनाता था, है ना, कार्बन ब्रशेस बोलते हैं। ठीक है, अब चलिएगा 49 तो चलिए ठीक है, याद करने वाली थी। 50th नंबर देखते हैं, अ डीसी मोटर कन्वर्ट्स। देखिए ये सब लोग आप लोग आंसर करेंगे इसका, डीसी मोटर कन्वर्ट। देखिएगा क्या होगा इसका आंसर, देखिए पढ़ें खुद से और ईमानदारी से आंसर करें क्योंकि मैं आपको पढ़ाया हूं। बताइए, चारों ऑप्शन पढ़िए और अपने सोचिए डीसी मोटर क्या करता है। रिप्लाई करेंगे, मैं वेट कर रहा हूं सबका। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट करता है, सबको पता है। ठीक है, तो चलिए ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था। अब 51 नंबर देखिएगा, द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय अ डीसी मोटर इज मैक्सिमम। अब यहां भी पावर मैक्सिमम का बात किया जा रहा है और किस केस में बात किया जा रहा है, डीसी मोटर के केस में किया जा रहा है। देखिएगा गौर से पढ़िएगा, द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय अ डीसी मोटर is maximum when the ratio of back EMF and voltage applied is, when the ratio of back EMF and voltage applied is। देखिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन बना चुके हैं। देखिए डीसी मोटर है, डीसी मोटर का मतलब क्या हो जाएगा जरा देखिएंगे सब लोग। डीसी मोटर का मतलब ये है कि हम लोग यहां से सप्लाई वोल्टेज देंगे VT, ये कुछ बैक EMF देगा EB, है ना, और ये मैकेनिकल आउटपुट देगा, है ना। अब इसको अगर मैक्सिमम होना है तो बीच में जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसके बराबर इसकी रेजिस्टेंस होनी है। अब देखिए ये इलेक्ट्रिकल कोई कंपोनेंट तो है नहीं जो आप रेजिस्टेंस को बराबर कर दें। तो मैं दूसरा पॉइंट क्या बताया, वोल्टेज जो होना चाहिए वो पावर, वोल्टेज जो होना चाहिए वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। किस पे, एक आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस और दूसरा जो होगा आपका ईबी पे। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, देखिए ये हो जाएगा VT/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी VT/2। सप्लाई कौन सा है, देखिए सप्लाई यहाँ पे ये है, बताया था ना मैं, मोटर है मतलब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है, बस आप ही लोग बताए थे, है ना। तो VT/2 और VT/2, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए EB और VT का रिलेशन पूछ रहा था, वो क्या हो गया, EB = VT/2। अब देखिए क्या पूछा यहाँ पे,
रेशियो ऑफ बैक ईएमएफ एंड अप्लाइड वोल्टेज। तो बैक ईएमएफ ईबी बाई वीटी के बारे में पूछा है, जो कि हो जाएगा 1/2, और 1/2 हो जाएगा तो आंसर आपका हो जाएगा 0.5। बात समझ में आ गई सबको? सेम क्वेश्चन था, बस जनरेटर से मोटर हो गया है। करेक्ट है बात? किसी कोई दिक्कत भाई? देखिएगा आगे, अ ट्रांसफॉर्मर है 300 वॉट का आयरन लॉस एट फुल लोड, मतलब पूरे लोड पे आप दबा के चला रहे ट्रांसफॉर्मर को और आपको आयरन लॉस मिल रहा है 300 वॉट, जिसको हम लोग कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। अब बोला है द आयरन लॉस एट हाफ द फुल लोड। तो मैं आप लोग को बताया ना भाई कि लोड पे कांस्टेंट लॉस डिपेंड नहीं करता है। आयरन लॉस इज कांस्टेंट लॉस और वो लोड पे डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर 300 वॉट है भाई तो आगे भी सदा सदा के लिए 300 वॉट ही रहेगा किसी भी लोड के लिए। तो आंसर हो जाएगा ये नंबर। बात समझ में आई सबको? समझ में आ गया आई होप। अब देखिएगा, द नो लोड करंट इन ट्रांसफॉर्मर इज, देखिए इसको मैं आपको समझाऊंगा। इसमें हार्मोनिक्स का केस आता है, ठीक है, इसके अंदर आ जाता है हार्मोनिक्स। तो वो मैं तभी समझा सकता हूं जब मैं ट्रांसफॉर्मर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल डिस्कशन है। अभी आपके लिए फिलहाल मैं बता दे रहा हूं कि नॉन साइनोसाइडल होगा कब? जब इसमें नो लोड रहेगा। अगर लोड कनेक्टेड नहीं होता है तो करंट की वैल्यू नॉन साइनोसाइडल हो जाती है, अगर कनेक्टेड होता है तो साइनोसाइडल, ठीक है। इसको आप याद कर लें एक तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखेंगे। जूम कर दे रहा हूं मैं क्वेश्चन को, देखिएगा, ठीक है। 54th क्वेश्चन नंबर, ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बताएंगे भाई आप लोग। ये हम लोग पहले कर चुके हैं। चलिए अभिषेक जी, सोनू जी बताइए। फैराडेज लॉ, करेक्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फैराडेज लॉ। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत महसूस हो रहा है जी? मशीन्स के क्वेश्चन भी उतने डिफिकल्ट लग रहे हैं क्या भाई? नहीं ना, ये ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन आप लोग ज्यादा रखेंगे और अपने आप को फोकस करके क्लास करना है, क्लास छोड़ना नहीं है किसी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फंक्शन ऑफ ऑयल इन ट्रांसफॉर्मर। अब बताइएगा, ट्रांसफॉर्मर में ऑयल भी होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था, तो हम बता दे रहे हैं। बात समझिए, ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है देखिएगा, ट्रांसफॉर्मर के अंदर वाइंडिंग्स होते हैं। आप हाई वोल्टेज डालते हैं, वो लो वोल्टेज में ट्रांसफर करके देता है। कभी आप लो वोल्टेज डालेंगे तो आपको हाई वोल्टेज में दे देगा। लेकिन बात समझिएगा, अभी आप नॉर्मल समझिए, अगर आप 230 वोल्ट पे जब काम करते हैं तो आप इंसुलेशन यूज करते हैं ना, देखते होंगे कि आपका केबल जो होता होगा इसकी थिकनेस इतनी हो जाती होगी। अगर आप सोचें 1000 वोल्ट या 10,000 वोल्ट या 11,000 वोल्ट, तो इंसुलेशन की थिकनेस कितनी हो जाएगी? कुछ नहीं तो कम से कम इतना इतना बड़ा बड़ा इंसुलेशन होगा। सही, एबी केबल जो होता है ना वो बहुत ज्यादा थिकनेस होती है उनकी। अब आप मेरे को बताइए, इतना अगर थिकनेस है एक वायर का, तो क्या आप उसको लपेट सकते हैं क्या कोई भी कोर में? कितना बड़ा साइज हो जाएगा आप सोचिए। इंसुलेशन अगर इतना बड़ा है तो कितना बल्कि हो जाएगा ट्रांसफार्मर। बात समझ रहे हैं? तो ट्रांसफार्मर में हम लोग करते क्या है देखिएगा, हम लोग ऑयल यूज करते हैं फॉर इंसुलेशन। मतलब जो भी गैप है ना उसके बीच में, HV और LV के बीच में पूरा का पूरा ऑयल हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं, और उसमें कोई भी इंसुलेशन यूज नहीं करते हैं। अब जो ऑयल होता है ना वो बहुत क्रिटिकल है आपका ट्रांसफार्मर के लिए। अगर ऑयल लीक कर गया तो चांसेस ये है कि आपका ट्रांसफार्मर जो है वो बीच में शॉर्ट सर्किट कहीं होगा और वो आपका ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाएगा। कभी ऐसा होता है कि अंदर आपका मॉइस्चर चला गया, देखिएगा अगर ऑयल के अंदर मॉइस्चर चला गया तो आप समझिएगा कि चलिए ऑयल तो आपका क्या कर रहा है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर मॉइस्चर है थोड़ा भी तो करंट जो है वो मॉइस्चर से फ्लो कर सकती है, वाटर से फ्लो कर जाती है। आपको तो पता ही है, वाटर आप कभी चप्पल अगर आप देखेंगे तो आपका स्लीपर्स के बिना अगर आप वेट हाथ से या फिर ऐसा करके भीगे हुए हाथ से अगर आप कोई भी तार को छू लेंगे तो वो बहुत अच्छा कंडक्ट कर जाता है ना। आपको पता है सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। तो बात समझिएगा,
तो यहाँ पे आपका मॉइस्चर नहीं घुसे उसके लिए भी हम लोग कोई प्रोविजन करते हैं। तो ऑयल जो होता है वो आपका इंसुलेशन तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ में उसमें ऑक्सीडेशन ना हो, समझे। और उसमें ऑयल जो है आपका कूल भी करता है ट्रांसफार्मर को। देखिए यहाँ ऑयल, इंसुलेशन एंड कूलिंग, जब मैं ट्रांसफार्मर बताऊंगा ना तो सिलिका जेल, उसमें क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड हम लोग यूज करते हैं, उसका कलर कैसा होता है वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग को जो बस और बस क्वेश्चन ओरिएंटेड समझा रहा हूँ, ऑयल का काम क्या होता है, दो चीज होता है। पहला, आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करना है, फर्स्ट। दूसरा, हम लोग बोलते हैं कि ऑयल जो भी होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा स्लज फॉर्मेशन ना हो। मतलब क्या है कि दिन भर चल रहा है, आप लोग देखते होंगे कार्बन वगैरह, कभी आप लोग देखते होंगे कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट अगर थोड़ा भी स्टार्टर्स वगैरह अगर आप लोग देखे होंगे बाइक का, तो उसमें कार्बन आ जाता है ना। तो वो क्यों आ जाता है, क्योंकि उसके सामने आसपास का जो एयर होता है वो ऑक्सीडाइज होता रहता है, समझे। तो ऑयल भी अगर ऑक्सीडाइज होता रहेगा अंदर ही अंदर, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा है ना, तो अगर ऑक्सीडाइज होता रहेगा उस वोल्टेज या टेम्परेचर पे, तो बहुत सारा कचड़ा बोलते हैं लोग, स्लज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्लज। ये फॉर्म ना हो ज्यादा ज्यादा, अगर ये फॉर्म होने लगा तो चांसेस है कि ये इंसुलेशन खराब कर देगा और वो दोनों शॉर्ट कर देगा, एचवी हाई वोल्टेज और एलवी को हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग दोनों आपस में शॉर्ट हो सकते हैं। तो स्लज फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ऑयल क्या करता है, कूल रखता है। कूल तो एक्चुअली मतलब ऐसा है, फैंस वगैरह भी रहते हैं कूलिंग के लिए, ऑयल सिर्फ ऑयल नहीं रहता है, ठीक है। बड़े आप ट्रांसफॉर्मर्स में देखें तो रेडिएटर्स, फैंस, ये सब भी होते हैं। लेकिन एक पर्पस इसका ये भी है, अगर स्मॉल ट्रांसफॉर्मर है तो वो कूलिंग भी प्रोवाइड कर देता है, बात समझ रहे हैं। तो स्लज फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, शॉर्ट इंसुलेशन प्रोवाइड करना, बहुत सारे ऐसे है। लेकिन इधर हम लोग देखेंगे तो आंसर आएगा अपना इंसुलेशन एंड कूलिंग। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझेंगे सब लोग, ठीक है। देखिएगा देखिएगा ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, किस चीज को इंक्रीज करता है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो मैं बता रहा हूं, देखिएगा मैं बता रहा हूं ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है। देखिएगा, आपको बोलता हूं मैं जब भी ट्रांसफार्मर तो दो वाइंडिंग बोलता हूं ना, एक एचवी और एक एलवी। तो बेसिकली क्या है, जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है उसको मैं बोलता हूं लो वोल्टेज वाइंडिंग। जहां पे वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। बात समझ रहे हैं, टर्न ज्यादा तो हाई वोल्टेज, टर्न्स कम तो लो वोल्टेज, पहली बात। दूसरी बात देखिएगा, पावर जो होता है ना ट्रांसफार्मर का वो कांस्टेंट होता है, ये समझिएगा। पावर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। अब समझे हम लोग, देखिएगा अगर पावर कांस्टेंट है सर, इसका मतलब क्या होगा, देखिएगा वी एच वी इंटू आई एच वी should be equal to VLV into ILV। पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज को मैं बोल रहा हूं VLV और करंट को बोल दे रहा हूं ILV। क्या बोल दे रहा हूं, करंट को ILV। बात समझ रहे हैं। अब देखिएगा, अगर हम लोग देखें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला है, तो देखिए दो चीज होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। पहला चीज, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जब हम लोग बोल रहे हैं ना, तो वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप कर दे रहे हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आप लोग को बोला ना कि पावर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। पावर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं सर तो करंट को तो घटना चाहिए ना, अगर स्टेप अप है तो। देखिएगा, अगर मैं 10 वोल्ट का एक साइड ले रहा हूं और इसको बोल दे रहा हूं कि यहाँ पे 100 वोल्ट हो गया, क्या हो गया, 100 वोल्ट। ये 10 वोल्ट है और यहाँ पे 100 वोल्ट, ये स्टेप अप है कि नहीं, है कि नहीं, ये स्टेप अप भाई बढ़ गया ना, 10 वोल्ट से 100 वोल्ट हो गया। लेकिन वहीं पे मैं बोला पावर कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर करंट की वैल्यू यहाँ पे 10 एम्पियर थी, क्या थी, 10 एम्पियर थी, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी होगी ये आप लोग बताएंगे मेरे को। यहाँ 10 एम्पियर करंट है तो यहाँ पे कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी, क्योंकि दोनों को हम लोग को बराबर करना है। बात समझ रहे हैं, 10 इंटू 10 100, तो 100 इंटू 1 एम्पियर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब समझिएगा, आप स्टेप अप बोले सर, तो यहाँ से स्टेप डाउन भी तो हो रहा है सर, स्टेप डाउन, देखिए स्टेप डाउन भी हो रहा है। मतलब कोई भी ट्रांसफार्मर सिर्फ स्टेप अप या स्टेप अप नहीं करता है या स्टेप डाउन नहीं करता है, साइमल्टेनियसली दो चीज करता है। देखिएगा, अगर ये वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है तो करंट को स्टेप डाउन कर देगा, ताकि पावर जो हो बराबर रहे। अगर
वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है अगर, तो करंट की वैल्यू को स्टेप अप कर देगा ताकि वोल्टेज कांस्टेंट रहे, पावर कांस्टेंट रहे। बात समझे? देखिएगा 10 इंटू 10 इज 100 एंड 100 इंटू 1 इज 100। तो यहाँ पे स्टेप अप कर रहा है वोल्टेज को, स्टेप डाउन कर रहा है करंट को। बात समझे? सब लोग समझ में आ गया सबको? यहां देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज, तो क्या करता है इंक्रीज? देखिएगा पावर को इंक्रीज नहीं करता, पावर कांस्टेंट होता है, पावर फैक्टर को रहने दीजिए, वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा, और वोल्टेज को इंक्रीज करेगा तो करंट को डिक्रीज कर देगा। बात समझ में आ गया मेरे हिसाब से सबको? देखिएगा आई होप सबको क्लियर है भाई। ये हो गया आपका वोल्टेज, ठीक है। अब बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। बेस्ट मटेरियल फॉर द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, मैं बार बार 1000 बार बता चुका हूं, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये कंडक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन आयरन को मैं हमेशा रखता हूं। मैं बताता हूं कि सर आयरन को हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, क्यों? क्योंकि वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है? अपने थ्रू, मैं लास्ट क्लास में बताया था ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है? दूर दूर से जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड को भी अपने तरफ खींच लेता है और उसको पास कर देता है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट आयरन। बात समझ में आ गई सबको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉमनली इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स एट, देखिए इंडक्शन मोटर हो जाए चाहे कोई भी मोटर हो जाए, अगर कॉमनली बोलेगा प्रैक्टिकली, ठीक है, तो वो हमेशा मोटर जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे ही रहेगा। किस पे रहेगा? अच्छा डीसी मोटर को मत बोल दीजिएगा लैगिंग पावर फैक्टर, क्योंकि डीसी मोटर के केस में पावर फैक्टर का कंसेप्ट जो है वो सिर्फ एसी के लिए होता है। 3 तरीके के मोटर होते हैं हमारे पास, इंडक्शन, सिंक्रोनस और डीसी। ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ मोटर, ट्रांसफॉर्मर इज नॉर्मली खड़ा हुआ पैसिव एलिमेंट, बताया था मैं, जो कि सिर्फ वोल्टेज को या करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। बात समझ में आ रही है? अब देखेंगे जो हम लोग का 2 मोटर है, सिंक्रोनस और इंडक्शन, वो एसी मोटर के कैटेगरी में आता है, और डीसी मोटर जो है वो डीसी मोटर कैटेगरी में आता है, ठीक है, वो एकदम ही डीसी नाम ही है भाई। अब देखिएगा एसी मोटर में ही हम लोग पावर फैक्टर का बात करेंगे, डीसी में पावर फैक्टर का बात नहीं करेंगे। अगर एसी में बात कर रहे हैं सर आप पावर फैक्टर का, तो जो भी मोटर होगा सर वो हमेशा लैगिंग ही होगा। देखिएगा बता रहा हूं मैं, देखिएगा पावर फैक्टर का बात किसके लिए करेंगे? सिर्फ सिंक्रोनस या इंडक्शन के लिए। देखिए अगर इंडक्शन मोटर हो या फिर जेनरेटर हो, ये हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? लैगिंग पावर फैक्टर पे। बात समझ रहे हैं सब? अब देखिए अगर मैं बात करूं सिंक्रोनस मोटर या जेनरेटर, सिंक्रोनस मोटर या जेनरेटर, तो देखिए ये लैगिंग पावर फैक्टर में भी काम कर सकता है, ठीक है। ये यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? यूनिटी पावर फैक्टर पे भी काम कर सकता है, और लीडिंग पावर फैक्टर पे भी काम कर सकता है। तो सिंक्रोनस जो है वो सक्षम है तीनों पावर फैक्टर पे काम करने के लिए, बट इन केस ऑफ इंडक्शन हमेशा लैगिंग पे ही करेगा। अब पूछेंगे सर ट्रांसफॉर्मर के लिए भी बता दीजिए, ट्रांसफॉर्मर भी तो एसी है, तो बता देते हैं। देखिएगा ट्रांसफॉर्मर के केस में, ट्रांसफॉर्मर ये भी हमेशा लैगिंग के जैसे ही काम करेगा, ओनली लैगिंग पावर फैक्टर हमेशा। बात समझ में आया सबको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। देखिए मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं, 1 सेकंड। दिख रहा है सबको? आई होप। देखिएगा समझ में आ गया पावर फैक्टर का? तीनों तीनों के लिए मैं बता दिया हूं अलग अलग से, आप लोग समझ लेंगे इसको और याद कर लेंगे, ठीक है। डीसी के केस में पावर फैक्टर का बात ही नहीं करते, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्या होगा आंसर? बोलिए भाई, अब तो आंसर बोलिए, क्या हो जाएगा? लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आंसर आप लोग देंगे, मैं वेट कर रहा हूं, बताइएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो पिछले क्लास में ही
मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, पूरा डायग्राम से बना करके कि कैसे हम लोग को इसका यूनिट याद करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। चलिए, सोडियम वेपर लैंप आप लोग बताएंगे, ये भी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। मैं आप लोग को एग्जाम्पल भी दिया था कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ यूज करते हैं इसको, कहाँ बोले, घर पे, क्या बोल रहे हैं जी, स्ट्रीट लाइट। चलिए, आंसर स्ट्रीट लाइट सही है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग घर पे यूज क्यों नहीं करते बताइएगा, कोई बता सकते हैं? टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इसका, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट आपका, इसके कारण आपको टेम्परेचर जो होगा रूम का वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको घर पे हम लोग यूज नहीं करते। स्ट्रीट लाइट जो है अपना बहुत ऊपर है भाई, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पावर कंजम्पशन, हाँ पावर कंजम्पशन ज्यादा है तो उस हिसाब से लाइट भी तो दे रही है ना, रोशनी, है ना। वो तो एफिशिएंसी पे बात करेंगे ना हम लोग उसका, ल्यूमेन पर वाट, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट ऐसे बोल रहा हूँ कि हीट इससे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ट्राईवैलेंट, बताएंगे सब लोग, किसी को पता है क्या इसका आंसर? ट्राईवैलेंट बोलिएगा, अगर पता है तो बोलिए, वरना अभी हम बता रहे हैं आप लोग को, कोई इशू नहीं है। बोलिए गलत आंसर बोलिए भाई, एक सेकेंड, बहुत अच्छे, गलत आंसर बोल दिए सब लोग। चलिए देखिएगा, ट्राईवैलेंट सेमी कंडक्टर और पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट, देखिए ये आप लोग को विजिबल है कि नहीं भाई, ये विजिबल है ना। चलिए देखिएगा, अभी इसमें क्या क्या आ जाता है जरा याद करेंगे सब लोग। देखिए, ट्राईवैलेंट में क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम, हेलियम, ठीक है। अब देखिएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, प्लम्बम, टंगस्टन और प्लम्बम, ठीक है। अब पेंटावैलेंट देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ। देखिएगा, यहां पे आप लोगों को क्या क्या याद करना है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है उसको मैं लिख दे रहा हूं। एल्यूमिनियम, यह है बोरोन, यह है गैलियम, और यह है इंडियम। यहां है कार्बन, यह है सिलिकॉन, ये इंपॉर्टेंट नहीं, यह है नाइट्रोजन, यह है फास्फोरस, यह एंटीमनी, छोड़ दीजिए। तो आप लोग को इतना, ये बिस्मथ, याद आता है, ठीक है। आप लोग को इतना वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखिए, ट्राईवैलेंट क्यों बोल रहे हैं सर, ये समझे आप लोग। पहली चीज देखिएगा, ट्राईवैलेंट हम लोग क्यों बोल रहे हैं सर, देखिएगा, जो वैलेंसी होता है ना इसका, ये इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 13, ग्रुप 13, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप 14, और इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप 15। देखिएगा, 13 को अगर आप लोग तोड़े, जो हम लोग बनाते थे ना बचपन में, वो ऑक्टेट रूल, देखिएगा 2 8 3, ये बाहर में कितना वैलेंसी है इसका, 3, कितना है 3, तो उसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट, समझे। अब देखिएगा, सेमीकंडक्टर का कितना है, 2 8 और 4, समझे, 2 8 10 और 4 14, ग्रुप 14, और इसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और ग्रुप 15 का कितना है, 2 8 5, तो इसका क्या हो गया, पेंटावैलेंट। क्यों पेंटावैलेंट क्यों है, क्योंकि इसका फाइनली में लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसी से उसका नाम रखता है ट्राईवैलेंट। चलिए, ये सेमीकंडक्टर है, इसको हम लोग
सेमीकंडक्टर ही बोलते हैं वैसे, मेरे को ये पता नहीं कि 4 अगर बाहर हो तो उसको क्या बोलते हैं, मेरे को याद भी नहीं है। ये है पेंटावेलेंट, ठीक है, समझे। तो चलिए छोड़िए, तो ये आप लोग को याद करना है। अब दूसरी बात, अगर देखिए इसका ग्रुप 13 का मतलब क्या है, ये लोग क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और ये लोग स्टेबल हो जाते हैं। ये जो है जिनका 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन इस केस में देखिएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन देने में भी उतना ही एनर्जी लगेगा और 4 इलेक्ट्रॉन लेने में भी उतना ही एनर्जी लगेगा। तो दे आर कंफ्यूज्ड पर्सन, उनको नहीं पता कि भाई वो 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए या 4 इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहिए। तो ये है सेमीकंडक्टर्स, दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है सबको। अब देखिएगा, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्योर, क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर सेमीकंडक्टर। एलिमेंट जो है इसमें कुछ मिलावट नहीं है ना, तो प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। देखिएगा, बात समझिएगा, अगर प्योर सेमीकंडक्टर में, अगर आप लोग प्योर सेमीकंडक्टर के साथ मिक्स कर दिए, इसको क्या कर दिए, ट्राइवेलेंट को मिक्स कर दिए, किसको कर दिया, ट्राइवेलेंट को, तो आप लोग को जो मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा, देखिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। वहीं अगर आप लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दिए इस पे प्योर सेमीकंडक्टर में, तो आपको क्या मिल जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, समझे। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा बनता है, और अगर दोनों को जोड़ेंगे आप तब बन जाएगा आपका पीएन जंक्शन। बात समझ रहे मेरा सब लोग, पी टाइप और एन टाइप को बना के जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पीएन जंक्शन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइवेलेंट, क्या हो जाएगा, बोलिए, आ रही है आसिफ जी, पी टाइप बनेगा ना। अगर ट्राइवेलेंट को आप ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे टोटल। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या होता है कि 3 वैलेंसी है, वहां अगर आप जितना आप ट्राइवेलेंट डालेंगे ना, वहां पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ होल्स जो होगी वो बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो नंबर ऑफ होल्स अगर बढ़ जाएंगे तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका अगर बढ़ गया तो आप एन टाइप बनाते हैं। कल उस दिन मैं बताया था, एन का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी, है ना आसिफ जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइवेलेंट, तो ट्राइवेलेंट कितने सारे हो जाएंगे कि नहीं भाई, सारे के सारे लग रहे हैं मेरे को ट्राइवेलेंट, ग्रुप 13 एलिमेंट है ना, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। देखिएगा, पोटेंशियल बैरियर एक्ट्स एज बैरियर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ। अब देखिए, पोटेंशियल बैरियर जब बनता है ना, पीएन जंक्शन को आप जोड़ते हैं तो एक डिप्लीशन लेयर बनता है, और डिप्लीशन लेयर जब बनेगा ना तो वो ना इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देता है ना होल्स को फ्लो होने देता है, दोनों पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लग जाता है। ना इलेक्ट्रॉन आ सकती है होल्स की तरफ और ना होल आ पाती है इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। देखिए, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट अभी हमारे पास समय उसके लिए नहीं है। आप लोग, मेरे को लगता है कि आप लोग ये पढ़े होंगे, है ना। तो देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। बात समझ में आया। अब देखिए, सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डैश बॉन्ड। तो आप लोगों को पता होगा, मेटल जो जैसे NaCl हो गए, जहां मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों को अगर हम लोग बनाते हैं तो आयोनिक बॉन्ड से बनता है। क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वहां आयोनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जो कि मेनली सेमीकंडक्टर हो गया या H2O हो गया, ऐसे बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो सारे जो हो गए कंपाउंड जो हो गए वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ रहे हैं मेरा बात, सेमीकंडक्टर जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है,
तो जो भी मेटल्स है ना जो कि प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं मेटालिक बॉन्ड से। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है आराम से एक के ऊपर, मतलब समझिए ग्लाइड, ऊपर होता है ना स्लाइड कर जाता है, जैसे वैसे स्लाइड करते हुए एकदम आराम से तैरते हुए निकल जाता है, ठीक है। तो होता है मेटालिक बॉन्ड। वो वीक वीक मतलब कि इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा स्ट्रांगली हम लोग मेटल्स जो होते हैं वो नहीं पकड़ के रखते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब हम लोग देख रहे हैं फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोपिंग मेटल मटेरियल इज। तो एन टाइप बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, पेंटावेलेंट डालना होगा। क्या डालना होगा, ऑप्शन बी। अभी एक्सप्लेन किया मैं, पेंटावेलेंट डालेंगे भाई, है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन, पीएन जंक्शन डायोड इज, बताइएगा सब लोग। करेक्ट। डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होता है यहाँ पे मैटर कर जाता है। बायलेटरल मतलब कहीं से भी करंट आके फ्लो कर सकता है, लेकिन यूनि डायरेक्शन का मतलब एक ही डायरेक्शन से। तो पीएन जंक्शन में बताया था आप लोगों को कि पीएन जंक्शन में जो ये डायरेक्शन दिया रहता है एरो का, वो करंट का डायरेक्शन होता है। यहीं से करंट फ्लो कर सकते हैं। यहां से अगर आप करंट फ्लो करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी, करंट फ्लो नहीं करेगी। बात समझ में आ गया सबको। अब देखिएगा, एन आइडियल डायोड इज, देखिए आइडियल डायोड जो होगा ना वो स्विच के जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करेगा, स्विच के जैसा। अगर स्विच ऑफ तो डायोड ऑफ जैसा, है ना, करंट फ्लो ही नहीं करेगी, है ना। वोल्टेज को जितना भी ज्यादा वोल्टेज देंगे उसको मेंटेन कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर स्विच ऑन कर देंगे तो सारी की सारी करंट फ्लो होगी, और अनोड और कैथोड जो दो टर्मिनल है डायोड के, उनके बीच में कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये स्विच के जैसा करता है। तो यहाँ पे नीदर करंट कंट्रोल नॉर वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर, ये पीएन जंक्शन डायोड है जो स्विच के जैसा आइडियली बिहेव करता है। बात समझ में आ गया। तो आज हमारा जो 10th टेस्ट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे अभी जो भी होगा टेस्ट, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग वैसे ही करते रहें। आज के लिए ऑफ करता हूँ, चलिए, ओके।